नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है चैप्टर नंबर 3 में वक्रता। मान लो कोई भी वक्र दिया हुआ है तो ये वक्र यहाँ पे मुड़ रहा है, मोड़ उत्पन्न हो रहा है इसमें कितना मोड़ उत्पन्न हो रहा है ये वक्रता कहलाती है। जैसे सड़क है, टर्न लेती है, एक मोड़ आता है, मोड़ पर उसमें कितना हमारे पास मोड़ है, यानी एक तो कहते हैं शार्प मोड़ है, एक कहते हैं कि आराम से मुड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, तो वो मोड़ कितना है उसे हम वक्रता कहते हैं। वास्तव में अगर हम परिभाषा देखें तो देखिए इस वक्र पर इस बिंदु P से और जैसे जैसे बिंदु आगे की ओर जाएगा Q बिंदु पर, मान लो इसके निर्देशांक x, y और यहाँ पे इसके निर्देशांक x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। यहाँ पे स्पर्श रेखा ये है, इस पर स्पर्श रेखा ये है। इनके अभिलंब जब बनाते हैं तो ये अभिलंब एक दूसरे को काटेंगे। अभिलंब नॉर्मल मीन्स द परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द टेंजेंट पॉइंट, टचिंग पॉइंट, या टेंजेंट पॉइंट या स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के लंबवत जो भी हमारे पास रेखा खींची जाती है उसे अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर ये स्पर्श रेखा यहाँ होती मान लें तो इस पर जो अभिलंब है वो यहाँ काटता। ये स्पर्श रेखा अगर दूर होती इससे तो ये जो अभिलंब है वो यहाँ काटता। यानी ये जो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है वो लगातार बढ़ता जाता है। ये अगर प्रतिच्छेदी बिंदु निकालें, दोनों जो हमारे पास नॉर्मल्स हैं उन दोनों नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट डिफरेंट आ रहा है। जैसे जैसे ये पॉइंट इस टेंजेंट पॉइंट, स्टार्टिंग टेंजेंट पॉइंट जो था उसके नज़दीक आएगा, ये जो हमारे पास पॉइंट है वो किसी एक फिक्स, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस रह जाएगा। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ पे काटेगा, अब इसमें और इसमें गैप बहुत कम होता जाएगा। ये जो n है, मान लो ये n है, ये हमारे पास n1 n2, ये किसी एक फिक्स पॉइंट की ओर मूव करने लग जाएगा, एक निश्चित बिंदु की ओर मूव करने लग जाएगा। इस निश्चित बिंदु को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी इस मोड़ का सेंटर होगा। इस मोड़ का सेंटर का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पे जो मोड़ उत्पन्न हो रहा था, इस मोड़ के लिए सेंटर जो होगा वो C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। इसके लिए हम इसको नेम जब हम देंगे, C is called the center of curvature, और या फिर हिंदी में इसको अगर बोलें तो वक्रता केंद्र। अगर इस C से P तक को मार्क करते हुए एक सर्कल बना दें तो उस सर्कल को हम सर्कल ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यानी वक्रता वृत्त। और इस CP जो लेंथ है, इस CP लेंथ को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, इसी पर आधारित हमारा चैप्टर है ये पूरा का पूरा, जिसे हम रो से व्यक्त किया करेंगे। तो किसी भी बिंदु पर किसी वक्र की वक्रता ज्ञात करनी है तो उस पर हम सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे, उसके पास के बिंदुओं पर अभिलंब खींचेंगे। वो पास के बिंदु जब अभिलंब या नॉर्मल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस नॉर्मल से हम C निकालेंगे। C वक्रता त्रिज्या होगी। C से P तक की लेंथ का रेडियस बनाते हुए अगर हम सर्कल बना दें तो वो सेंटर हो जाएगा, उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसी के अकॉर्डिंग आगे की डेफिनेशंस बनती जाएंगी। डेफिनेशंस लिख लो इसमें। वक्रता, देखो वक्रता जो है या कर्वेचर जो है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रो। जो हम रो निकालेंगे, इसमें जो रो को डिफाइन किया, इसका जब ऑपोजिट करेंगे तो वो वक्रता है। अगर हमारे पास वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो स्मॉल है
तो वक्रता ज़्यादा होगी। वक्रता ज़्यादा होने का मतलब हमारे पास उसमें जो मोड है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। और अगर वक्रता त्रिज्या कम है, वक्रता त्रिज्या कम होने का मतलब है कि उसका मोड जो है वो ज़्यादा शार्प होगा। उसकी शार्पनेस पर डिपेंड करता है कि वक्रता कितनी है। ठीक है, ये अगर शार्पनेस रेडियस जो है वो कम है तो शार्पनेस ज़्यादा होगी, और अगर रेडियस ज़्यादा है तो शार्पनेस कम होगी। नॉर्मल सा है, मोड है, अगर वो थोड़ा सा घूम के ऐसे आ जाए तो वक्रता कम है, उसकी मोड कम हुआ उसमें। और अगर वो एकदम से ऐसे मुड़ जाए, वक्रता ज़्यादा है, क्योंकि उसकी रेडियस जो है वो हमारे पास स्मॉल होगी, छोटी सी आएगी। तो जिसकी रेडियस स्मॉल होगी उसकी वक्रता ज़्यादा होगी, और जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसकी कर्वेचर जो होगा वो कम होगा, और एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें वक्रता त्रिज्या यानी रो को ज्ञात करने के मेथड्स हैं। हम किस प्रकार से वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नेज समीकरण या इंट्रिंसिक, हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन अगर गिवन हो। इंट्रिंसिक इक्वेशन एस और साई में इक्वेशन। एस क्या है, साई क्या है, हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। एस लेंथ ऑफ द आर्क, साई कोई भी टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, दैट इज द साई। अगर हमें कोई भी इक्वेशन एस और साई के रूप में दे दी जाए तो रो निकालने का जो फार्मूला रहेगा वो डी एस अपॉन डी साई रहेगा, यानी एस का साई के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने पर रो की वैल्यू आ जाएगी। डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इसको याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास। उसके बाद में आता है हमारे पास सेकंड, कार्तीय रूप में कार्तीय समीकरण, या इसको कह दें कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब हमारे पास कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन है एक्स और वाई के अंदर, तो हम उसके लिए किस प्रकार से इसमें रो को कैलकुलेट करें। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स दे दिया जाए तो इसमें कार्तीय समीकरण ज्ञात कर, यानी रो की वैल्यू ज्ञात करना। ऐसे तो फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन फार्मूला डेरिवेशन आता नहीं, डायरेक्ट फार्मूले का यूज करना है हमें। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम कार्तीय समीकरण के रूप में रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात कर सकते हैं, हम रो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास इसमें, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी जाए, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण या पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती हैं, याद है? पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y किसी और पर डिपेंड करते हैं। x भी हमारे पास f ऑफ t का फंक्शन आ जाए और y भी हमारे पास अनदर फंक्शन t का फंक्शन हो। x और y डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, किसी और वेरिएबल रिलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास इसकी रो की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है रो बराबर x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। इन फार्मूलों का यूज़ करते हुए हम रो या ये जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको कैलकुलेट करेंगे। ये नोट कीजिए। नेक्स्ट कर रहे हैं हम न्यूटन मेथड। न्यूटन्स मेथड टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, यदि कोई वक्र मूल बिंदु पर
मूल बिंदु से गुजरता है तथा एक्स एक्स मूल बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा है। देखो, इफ ए कर्व passing through origin and x-axis is tangent at origin। सो हमारे पास अगर कोई भी कर्वेचर है उसमें ओरिजिन से पास हो रहा है और ओरिजिन पर ही एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट, तो उस केस में रो निकालने का जो फॉर्मूला किया वो लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई स्क्वेयर अपॉन 2x एक्स स्क्वेयर अपॉन 2y वाई टेंस टू 0 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2y से रिप्रेजेंट किया गया फार्मूला। ठीक है, रो कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली सेम कंडीशन, सिर्फ वाई एक्सिस अगर टेंजेंट बन जाए तो उस केस में रो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई स्क्वेयर अपॉन 2x का फॉर्मूला यूज होगा। न्यूटन ने ये दो मेथड दिए थे, ऊपर वाले मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें स्पेसिफिक लिखा होगा न्यूटन मेथड से सॉल्व कीजिए, तब हमें इसका यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई यूज नहीं है इनका ज़्यादा। ये दोनों लिख लीजिए। इफ इक्वेशन इज इन द पोलर फॉर्म, तो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था रो निकालने का वो था लिमिट थीटा टेंस टू 0 r अपॉन 2 थीटा। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर आने पर कर्वेचर कैलकुलेट किया जा सकता है। s इज इक्वल टू सी टेन साई के लिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन है। और इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए हमारे पास रो इक्वल्स टू क्या था, ds बाई डी साई, ds बाई डी साई, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे t c सेक स्क्वेयर साई आंसर है। वक्रता त्रिज्या होगी इसकी, c पार्ट है इसका, c हो जाएगा, d हो जाएगा, e पार्ट देखिए s इज इक्वल टू दे दिया आपको a log ऑफ कोट पाई बाई 4 माइनस साई बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर ds बाई डी साई, डिफ्रेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है, log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन कोट आ जाएगा, फिर कोट का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वेयर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस साई बाई 2, और फिर साई बाई 2 का करेंगे माइनस हाफ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a बचा, इसको साइन कॉस में चेंज करें तो साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस साई बाई 2 अपॉन 2 वो जो बार था हमारे पास इंटू यहाँ पे कॉस पाई बाई 4 माइनस साई बाई 2 और ये साइन स्क्वेयर पाई बाई 4 माइनस साई बाई 2, एक पावर कैंसिल, यहाँ बचेगा a अपॉन 2 कॉस ए साइन ए, साइन 2a की आइडेंटिटी होती है, साइन 2a मीन्स पाई बाई 4 है, ये बन जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस साई बच जाएगा, 2 टाइम्स कर दिया हमने एंगल का, साइन 2a की प्रॉपर्टी लगा दी, और इसको सॉल्व करेंगे तो a अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा जो a सेक साई के इक्वल आ जाएगा, आंसर है। सो रो इज इक्वल टू a सेक साई। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, सेकेंड का ए पार्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर।
सी स्क्वेयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ये फार्मूला था रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू सी स्क्वेयर अपॉन एक्स लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे माइनस सी स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे 2c स्क्वेयर बाई एक्स क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी रो इक्वल्स टू 1 प्लस सी की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4 होल पावर 3/2 होल अपॉन 2c स्क्वेयर अपॉन एक्स क्यूब। सॉल्व करो इसको। x की पावर 4 एलसीएम प्लस सी पावर 4 होल पावर 3/2 अपॉन में x की पावर 6 आ जाएगी इंटू एक्स क्यूब अपॉन 2c स्क्वेयर। और सॉल्व करेंगे x की पावर 4 प्लस सी पावर 4 होल पावर 3/2 अपॉन 2c स्क्वेयर एक्स क्यूब इज़ द आंसर। अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज ये आंसर होगा।